बच्चों, एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। देखो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 4 पार्ट 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आज चौथा भाग हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। देखो, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। तो देखिए, कहेंगे कि यौन संचालित रोग जनन स्वास्थ्य हेतु एक खतरा है, ऐसे किन्हीं माने वही शब्द दिया गया है। तो आप कहेंगे, पहले तो हम लोग जानेंगे आखिर यौन रोग क्या होता है बच्चों। तो कहेंगे ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं यौन संचालित रोग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, कौन कौन यौन संचालित रोग होगा। पहला आपका दिया गया सुजाक। यह रोग नाइसेरिया गोरेनिरियाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। देखो, पहले तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है सुजाक। अच्छा, इसका लक्षण क्या होता है ना, पुरुष में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। रोगी को मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा और जलन होता है। यह रोग ज्ञानेंद्रियों को हानि पहुंचाता है। इसके प्रभाव से जोड़ों में सूजन और पीड़ा रहने लगती है। तो आपने सीखा यहाँ पर कि पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। रोगी के मूत्र त्याग करते समय बड़ी पीड़ा होता है, बड़ा दर्द होता है। माने ये मूत्र संबंधी रोग है, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। अच्छा देखो बच्चों, एक और आपके पास होता है उपदंश। ये रोग ट्रिपोनोमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा होता है। लक्षण देखो, इस जीवाणु के संक्रमण को प्रथम अवस्था में नर के शिशुन और मादा की योनि पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं। मानो उपदंश में उपदंश का मतलब ऊपर, दंश का मतलब दाने। जो पुरुष होते हैं उसके शिशन में और मादा की योनि पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं बच्चों। अच्छा देख लो ध्यान से। और परिपक्व अवस्था में यह जीवाणु हृदय, मस्तिष्क, यकृत, अस्थियों को भी प्रभावित करता है। मतलब जब परिपक्व अवस्था होता है तो ये शरीर के विभिन्न भागों को भी प्रभावित करता है। उसके बाद से अगला आपका जो रोग है उसका नाम है जनन अंगों की हर्पिस रोग। ये भी देख लो। यह रोग सिंपलेक्स विषाणु द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया सिंपलेक्स विषाणु के द्वारा ये रोग होता है। हालांकि इस रोग से पुरुष के शिशन में अत्यधिक दर्द होता है और स्त्री की योनि में छाले बन जाते हैं। ये दर्द होता है। माने ये जो जनन संबंधी रोग है, आप देख ही रहे हैं, स्त्री में योनि पाया जाता है, पुरुष में जो होता है आपका शिशन पाया जाता है। तो पुरुष और शिशन में दर्द होता है। अच्छा देख लो ध्यान से, एक और आपके पास है क्लाइमाइडियसिस। ये रोग क्लाइमेडोमोनास ट्रोकेमेटस द्वारा फैलता है। लक्षण में देख लो, स्त्रियों में योनि स्राव, मूत्र विसर्जन के दौरान जलन, आर्तो चक्र के बीच में अत्यधिक रक्तस्राव, ज्वर आदि इस रोग के लक्षण होते हैं। माने जब रोग होता है तो स्त्री के योनि से मूत्र त्याग करते समय बड़ी दर्द होता है, जलन होता है। आर्तो चक्र के दौरान बहुत अधिक ब्लड बाहर निकलता है। अच्छा देख लो बाबू, एड्स का नाम तो सभी लोग सुने होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। अच्छा, यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रिट्रो वायरस या HIV नामक विषाणु से होता है। या तो रिट्रो वायरस होता है या HIV नामक जो विषाणु होता है उसके द्वारा ये रोग होता है। लक्षण में देख लो, कह सकते हो कि नियंत्रण ज्वार, पेशियों में दर्द, रातों के पसीना आना, योनि में स्राव, जनंगीय क्षेत्र में अल्सर है, जांघों में सूजन आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण है। तो ये भी बहुत ही खतरनाक आपका रोग होता है। बच्चों देख लेना। अच्छा देखिए, एक और बात आपकी होती है कि जनन अंगों के सभी संक्रमण यौन जनित रोग होते हैं, लेकिन सभी यौन जनित रोग जनन अंगों की संक्रमण नहीं होते। कारण बताइए। देखो बच्चों, ये कथन सही है। सभी यौन जनित रोग केवल जनन अंगों के संक्रमण नहीं होते हैं। हाँ, जनन अंगों के सभी संक्रमण यौन जनित ही होते हैं। उदाहरण के लिए सिफिलिस, गोनोरिया जनन अंगों में, मशा रोग आदि यौन अंगों के संक्रमण रोग है तथा ये यौन जनित रोग है। दूसरी ओर एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रमण यौन जनित रोग तो हैं, लेकिन ये जनन अंगों के संक्रमण नहीं है। अर्थात इनका संक्रमण प्रमुखतः लैंगिक संपर्क के कारण होता है, लेकिन ये लैंगिक जनन को प्रभावित नहीं करते हैं।
देखो बच्चों, आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। तो आप कहिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य तथा शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। यानी WHO जो है, जिसको आप विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इसके अनुसार जो आपके शरीर के अंदर जो भी सुरक्षित व्यवस्था होती है उसी को हम लोग जनन स्वास्थ्य कहते हैं। अच्छा देखो, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाव जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। माने जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत उन बातों को आपको बताना है जो आज के युग में बहुत अधिक उस पर माने ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जनन स्वास्थ्य के लिए तहत जननांगों की जानकारी, किशोर अवस्था और उससे जुड़े बदलाव, सुरक्षित यौन प्रक्रिया, तो चक्र में अनियमितताएं, सर्गर्भता संबंधी पहलू, प्रसव, चिकित्सीय, सर्गर्भता समापन तथा यौन रोग होते हैं। विशेष ध्यान की आवश्यकता है। माने जो इसके अंतर्गत जो भी रोग होते हैं उस रोगों पर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को कम से कम रोगों के अंदर जाना पड़े। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना, इस 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 जो अप्रैल होता है उसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। देखो बच्चों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कोई भी आपसे कहता है कि विश्व जो जनसंख्या दिवस है कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होता है कि इसको 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि स्तनपान अनारतों के गर्भ निरोधक विधि के रूप में कोई 2 लाभ बताइए। तो देखो बच्चों, आप इसको कहेंगे, यदि माँ पूर्णतः स्तनपान कराती है तो अंडा उत्सर्जन नहीं होगा, अतः सर्गर्भता की संभावना कम होगी। दूसरा, उससे गर्भ निरोधक के लिए किसी गोली की आवश्यकता नहीं होगी। स्तनपान अनारत और एक प्राकृतिक विधि है, अतः इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे आता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मिश्रण का गर्भ निरोधक उपाय के रूप में क्या महत्व है? स्त्रियों द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर युग्मज के निर्माण तथा गर्भधारण को रोका जाता है। इस गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा, एस्ट्रोजन की कुछ कम मात्रा होती है। इस हार्मोन के कारण पीयूष ग्रंथि से जो FSH और LH का स्रावन बहुत घट जाता है, जिससे अंडाशय निष्क्रिय हो जाता है। देखो बच्चों, तो हमने जाना गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है इसका स्त्री उसके बाद से आपसे पूछा जाता है कि इंट्रा यूटाराइन डिवाइस IUD किस प्रकार गर्भ निरोधक का कार्य करती है। देखिए, अंतः गर्भाशय युक्ति को योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशय गुहा के अंतर्गत हम लोग लगा देते हैं। गर्भाशय गुहा में स्थापित किया जाता है। इस युक्ति से मुक्त हार्मोन्स का आयन अंडाणु तथा शुक्राणु के संयुग्मन को अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे जो व्यक्ति होता है, जो स्त्री होती है, वो गर्भधारण नहीं करती है। यह भी आप बता सकते हैं बच्चों। अच्छा देख लो ध्यान से, एक चीज़ और आता है कि पुरुष जिनमें वृषण कोर्स में उतरने में सफल नहीं होता है, प्राय बंदे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो कह सकते हैं आप इसमें कि वृषण ताप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। यदि वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में न उतरे तो शुक्राणुओं का निर्माण बंद हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण हेतु शरीर के सामान्य ताप से 2 से 3 डिग्री कम ताप आवश्यक होता है। वृषण कोश इनके निर्माण हेतु कम ताप प्रदान करता है। ऐसे पुरुष जिनमें वृषण कोश में नहीं उतरते हैं प्राय बंद होते हैं। तो जब वृषण कोश में नहीं उतरते हैं तो क्या होते हैं? प्राय बंद होते हैं बच्चों। अच्छा देख लेना ध्यान से, जितने क्वेश्चन है सब NCERT वाले क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान से इसको देखना चाहिए। देखो, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो आप कह सकते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट तकनीक द्वारा उन बंध दंपतियों को संतान उत्पत्ति में सहायता करना है जिसका उपचार संभव नहीं है बच्चों। तो इससे बता सकते हैं कि स्वपात्र क्या होता है। तो स्वपात्र में आप कह सकते हैं इसमें कि जो पुरुष और स्त्री होते हैं, पुरुष के शुक्राणु को और स्त्री के अंडाणु को निकाल करके इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है, तो ये जो बच्चे होते हैं उसका सुंदर बच्चे का एक निर्माण होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? बहुत अच्छी बात है कि प्रश्न है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों?
कहेंगे कि हाँ, विद्यालय में यौन शिक्षा का देना आवश्यक है। इसके निम्न लाभ हैं। इससे बच्चों को अपने, देखिए पहला लाभ क्या होता है, इसमें से बच्चों को अपने जननांगों के बारे में समझ अनुसार उनमें होने वाले परिवर्तनों का सही जानकारी प्राप्त होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जनन अंगों की सफाई और देखभाल के लिए सजग होंगे, जिससे रोगी से बचा जा सकता है। माने ये जनन अंग जो होते हैं उसको सफाई, जो बाल वगैरह होते हैं उसको सफाई करने के लिए भी अग्रसर करती है, जिससे कम से कम रोग हो सके। ये STP के बारे में जान पाएंगे। ये यौवन अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों को सही जानकारी भी देती है और बच्चे गलत रास्ते पर जाने और गलत धारणाओं से बचते हैं। इसमें चौवा परिवार नियोजन और स्वस्थ लैंगिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सातवां आप कह सकते हैं कि विद्यार्थी जननांक रूप से जिम्मेदार और सामाजिक जो रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करने में भी अपना सहयोग प्रदान करती है, ये भी आप बता सकते हैं। देखो बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में बता सकते हैं आप। आपसे क्वेश्चन ये भी जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपका हो जाएगा कि गर्भ निरोधक क्या है, मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। तो आपका उत्तर होता है कि परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियां शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने में बाधा उत्पन्न करके निषेचन की क्रिया को नहीं होने देती है। यह प्रक्रिया गर्भ निरोधक कहलाती है। गर्भ निरोधक के लिए विभिन्न युक्तियाँ का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें गर्भ निरोधक कहते हैं बच्चों। अच्छा, देख लो ध्यान से, गर्भ निरोधक उपाय के लिए बहुत सारे विधियाँ हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा सकता है कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? अच्छा, जो जनन ग्रंथि है उसको हटाना नहीं माना जाता। देखिए कहेंगे कि गर्भ निरोधकों का उपयोग एक ऐच्छिक प्रक्रिया है, जिनमें दंपति अपने इच्छा के अनुसार प्रयोग करके गर्भधारण से बचता है और जब आवश्यक न हो तो उसे न उपयोग करके फिर वो सर्गवता में प्रवेश कर सकता है। परंतु जनन ग्रंथि को एक बार हटा देने पर शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है तथा पुनः गर्भधारण कर पाना असंभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त जनन स्वास्थ्य ग्रंथियां से स्रावित होने वाला हार्मोन्स को शरीर में अभाव हो जाता है, जिससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो हमने एक चीज़ देखा कि अगर हम जैसे जनन ग्रंथि को अगर हटा दें तो हमेशा हमेशा के लिए माँ बनने का जो सपना होता है वो टूट जाता है। जबकि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उसका जब आपकी इच्छा हो, जब आपको बच्चा नहीं करना है तो उस समय आप उसको खा सकते हैं, जब बच्चा नहीं करना तो उसके में हटा सकते हैं बच्चों। अच्छा, देख लो ध्यान से, चिकित्सीय सर्गर्भता समापन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि चिकित्सीय जो सर्गर्भता समापन क्या होता है, तो देखते हैं इसके बारे में। ये कह सकते हैं चिकित्सीय सर्गर्भता समापन प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं के ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व गर्भ समापन करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। यह प्रक्रिया गर्भ की प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। विकसित होते हुए भ्रूण में उलभेदन जांच के उपरांत गुणसूत्रीय असमताओं की पुष्टि की जाती है। तत्पश्चात एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ के देखरेख में दवाइयों के उपयोग द्वारा गर्भ समापन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं से गर्भ समापन की अनिवार्यता। हालांकि आजकल लिंग परीक्षण के उपरांत इस प्रक्रिया को दुरुपयोग बंद भ्रूण हत्या में किया जाता है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून भी बना लिया है। अगर देख लो चिकित्सा सर्गर्भता समापन का मतलब होता है, ऐसे ही पता चलता है समापन का मतलब होता है जो गर्भ है उस गर्भ को हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है कि फिर वह दोबारा कभी बने स्त्री होता है ना बच्चा उत्पन्न करे, हमेशा हमेशा के लिए उसको गिरा दिया जाता है। अच्छा, देख लो ध्यान से, ये सब आपके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा देखो, एक और क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि इसका उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं कि उलभेदन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बच्चों, ये कई बार आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उलभेदन पर टिप्पणी कीजिए। देखो, ये जन्म पूर्व रोग लक्षण ज्ञात करते संबंधी तकनीक है। कोई अगर बच्चा है, भ्रूण के अंदर पालन पोषण उसकी हो रही है, तो अगर उसको पहले ही हम लोग जाँच कर लें, जिससे उपयोग गर्भाशय में भ्रूण को गुणसूत्रीय असामान्य तथा उपचायी व्यवस्था को जानकारी के लिए किया जाता है। भ्रूण गर्भाशय में एनिओटिक द्रव्य में तैरता है। इंजेक्शन की सहायता से
एग्नियोटिक द्रव का नमूना लेकर इसमें उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करके गुणसूत्र की अक्षमताओं का निरीक्षण किया जाता है ताकि घातक रोग अथवा गंभीर अवस्थाओं से ग्रसित भ्रूण को नष्ट किया जा सके। परंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के रूप में किया जाता है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। माने देखिए, इसमें रोग तो जांच की। तो आओ आज हम लोग एक बार फिर क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत लेसन नंबर 4 हम लोग जो पढ़ रहे थे, आज आपको कुछ क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। पार्ट 3 आपके हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। कि आपसे पूछा जाता है कि जो समाज है, समाज में जो जनन स्वास्थ्य है इसके क्या महत्व है, इसके बारे में आपको प्रकाश देना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो बच्चों, आप कहेंगे कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक तथा प्रजनन और यौन संबंधित जानकारी और चिकित्सा उपलब्ध कराना होता है। एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए सरकार स्वास्थ्य संबंधी कार्य योजनाएं बनाकर उन्हें संचार और प्रिंट के माध्यम से लोगों में प्रचारित करती है, जिससे समाज में रह रहे सभी मनुष्यों को स्वास्थ्य सुधारा जा सके तथा मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। भारत में 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है। मानव जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य आप कह सकते हैं कि मानव जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य जनन, यौन और यौन संचालित रोगों से संबंधित रोगी को देखभाल तथा परामर्श, व्यक्तित्व संबंध तथा जीवन में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त जनन अंगों से संबंधित कार्य प्रणाली, परामर्श, किशोरावस्था एवं संबंधित परिवर्तन, सुरक्षित एवं संक्रमित यौन संबंधित क्रियाकलाप, एड्स और अन्य यौन संचालित रोगों के संबंध में लोगों को जागरूक करना स्वास्थ्य का प्रमुख कार्य है। तो हम बता सकते हैं कि जो समाज में जनन स्वास्थ्य है इसका बहुत बड़ा योगदान है। इससे लोगों को जागरूकता मिलता है, जो लोग होते हैं कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे हम लोग बीमारी से बच सकें, इसके बारे में जो होता है जानकारी प्राप्त होता है बच्चों। अच्छा बच्चों देखो, हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यही है कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। ये आपको बताना है कि हमारे देश जो इंडिया है 50 वर्षों में क्या क्या सुधार हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए हाँ, आप उत्तर मिल सकते हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान निश्चित तौर पर हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्र निम्नलिखित है। देखिए बच्चों, क्या क्या सुधार हुआ है हमारे देश में, बहुत कुछ सुधार हुआ है। पहला आप देख रहे हैं कि शिशु और जो माता मृत्यु दर है घटी है। पहले क्या होता था कि जन्म जब होता था तो माता और शिशु दर अधिक मृत्यु हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इनकी शिशु मृत्यु दर और जो माता मृत्यु दर है दोनों घटे हुए हैं। दूसरा कह सकते हैं कि यौन संचालित रोगों को शीघ्र पहचानना, उनका समुचित उपचार उपलब्ध हुआ है। अच्छा देखो, आज के युग में बहुत परिवर्तन हुआ। किसी भी व्यक्ति को यौन संचालित रोग होता है, जैसे एड्स हुआ, चाहे सुजाक हुआ, जो भी रोग हुआ, आज के टेक्निकल इतना आगे बढ़ चुका है कि जो डॉक्टर है उसके रोगों को जल्दी से पहचान कर रहे हैं, फिर उसके इलाज करके उसको ठीक भी कर दे रहा है। तीसरा है कि बंद दंपति को विभिन्न तकनीक द्वारा संतान लाभ प्राप्त होने लगा है। बंद दंपति का मतलब होता है जिसके बच्चे नहीं हैं, उस बच्चों को अच्छे जो तकनीक आया, तकनीक का प्रयोग करके जो होता है, तकनीक का प्रयोग करके नए नए संतान को लाभ हो रहा है। चौथा है स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है। पहले के ज़माने में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी, लेकिन आज स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हुई है और जो व्यक्ति के जीवन की शैली है वह भी बदल चुका है। और पांचवा कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के गर्भनिरोधकों की खोज और उपलब्धता हुई है। पहले लोगों के पास कोई औषधि वगैरह नहीं रहता था, लेकिन आज तमाम प्रकार के जो होते हैं अच्छे गर्भनिरोधक गोलियों का खोज हो चुका है, जिसका प्रयोग करके मनुष्य अपने मनचाही संतान को जब उसकी इच्छा हो तब वो प्राप्त कर सकता है। उसके बाद से लघु परिवारों के लिए चिकित्सीय सहायता युक्त सुरक्षित प्रसव आदि की सुविधा में बढ़ोतरी हुई है। मैंने आजकल जो है अधिकतर आप देखेंगे कि जो औरतें हैं जो गर्भवती है, जिसको बच्चा देने वाली है, वह अधिकतर अस्पतालों में ही अपने बच्चों को जन्म देती है। लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता और प्रति लोगों में जागरूकता आई है। छोटा परिवार सुखी परिवार के नारा से लोग जो है अब जागरूक हुए हैं। अब अपने परिवार को ज़्यादा अधिकतर नहीं बढ़ा रहे हैं, छोटा रखने की प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि परिवार सुरक्षित रहे। यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता इसका प्रमाण है। लगातार यौन संबंधी जो बीमारियां होती है, इस तकनीक के द्वारा उस बीमारियों को भी सोचा जा रहा है।
उसके बाद से बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु सरकार एवं आम जनता प्रसार कर रही है। जो बढ़ती जनसंख्या है उसके नियंत्रण हेतु सरकार जो भी है, जो व्यक्ति हैं, सब ये प्रसार कर रहे हैं कि हमें जनसंख्या को बढ़ाने से रोकना चाहिए, क्योंकि जितना ही कम जनसंख्या रहेगा उतना ही हम अपने जीवन को यापन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आपका थ्री है, तो बताइए कि एक आदर्श गर्भ निरोधक की आवश्यक गुणों पर टिप्पणी लिखिए। आदर्श, तो पहले तो जानिए कि गर्भ निरोधक गोली वह गोली होता है जो गर्भ को रोकता है, मानी कोई स्त्री या गर्भवती ना हो, वो गर्भ को रोकने का कार्य करता है, उसी को हम लोग गर्भ निरोधक गोली कहते हैं। देखिए बाबू, परिवार नियोजन हेतु दंपतियों द्वारा विभिन्न युक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें गर्भ निरोधक युक्तियाँ कहते हैं। याद करो, क्यों पूछा कि गर्भ निरोधक युक्तियाँ क्या होती है, तो परिवार नियोजन हेतु, नियोजन का मतलब कम करने के लिए जो दंपतियों द्वारा विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग गर्भ निरोधक युक्तियाँ कहते हैं। अच्छा, और देखिए, ये जन्म दर कम करने का सबसे अच्छा आसान है में स्वीकार्य उपाय है। एक आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति के निम्न गुण होना चाहिए। पहला, अब देखिए, जो आपका गर्भ निरोधक, मैंने पहले ही कहा कि जो गर्भ को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन आखिर गर्भ निरोधक बात है, इसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला, गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती है उसको कहीं भी उपस्थित होना चाहिए, किसी भी, अगर हम लोग स्टोर में जाएँ, मेडिकल स्टोर में जाएँ तो हमें मिलना चाहिए। ये सस्ता और मुक्त उपलब्ध होना चाहिए। ये जो है दवाई है वो सस्ता भी होना चाहिए या फ्री में उपलब्ध होना चाहिए। तो इसे गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए। जो गर्भ निरोधक गोली है प्रभावी होना चाहिए कि एक बार हम प्रयोग करें तो तुरंत इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। अच्छा देखो बच्चों, गर्भ निरोधक को में कोई अनुवंशिक प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी जो गर्भ निरोधक गोली हम लोग यूज़ करते हैं उसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, माने उसको जो होता है माने कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा देख लो, 5 नंबर कह सकते हैं कि गर्भ निरोधक के उपयोग से उपयोगकर्ता को कामेच्छा या मैथुन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात इसके उपयोग से उसे मानसिक संतुष्टता की प्राप्ति होना चाहिए और जिसकी उपस्थिति में होती रही है। अच्छा चलो भाई, अब इसका मैथुन क्रिया पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और 6 नंबर कह सकते हैं कि आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के सभी हितों की पूर्ति करने में सफलता मिलना चाहिए उसको। अच्छा देख लो, ये सब आपके क्या हैं, तो एक आदर्श जो गर्भ निरोधक गोली होती है उसके गुण हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, हार्मोन से युक्त गर्भ निरोधक की क्रियाविधि तथा लाभ और हानि बताइए। हार्मोन से मैंने कहा, अगर मान लें कि हार्मोन से युक्त जन्म हार्मोन से वो अगर गर्भ निरोधक गोली कंपनी के प्रयोग करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होती है, क्या हानि होती है, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, बताना है। देखो बच्चों, हार्मोन्स गर्भ निरोधक विधियों में हार्मोन्स के प्रयोग द्वारा गर्भ धारण की संभावना को कम किया जाता है। विभिन्न हार्मोन्स गर्भ निरोधक के अंतर्गत आते हैं। पहला, मोचक IUD गर्भ निरोधक गोलियाँ और अंतरूप आते हैं। अब देखो, हार्मोन्स गर्भ निरोधकों की क्रियाविधि, आप कह सकते हैं कि हार्मोन्स गर्भ निरोधकों में प्राय प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। ये हार्मोन्स अनुत्सर्ग और गुरुपर को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा को श्लेष्मा की गुणता को भी बदल देते हैं। इससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। और उसके बाद से है आपका हार्मोन गर्भ निरोधकों के लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं, तो कह सकते हैं मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्रजननों के प्रयोग या IUD के प्रयोग के आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया जाता है। इसका प्रयोग बलात्कार और समान अछूत यौन संबंधी के कारण होने वाले संभावित सर्गमता से बचने के लिए किया जाता है। उसके बाद से आपके पास है क्वेश्चन में कि जो हार्मोन्स गर्भ निरोधक की हानि या इसके अत्यधिक दुष्प्रभाव है। सही बात है, लगातार अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत हानि पहुंचाता है। इसके कारण प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। ये हार्मोन संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिसे बाद में चाहने पर भी गर्भ निरोधक नहीं हो सकता है। अच्छा चलो देख लो ध्यान से बाबू, हार्मोन्स तथा निरोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होता है निरोधन, क्या होता है हार्मोनल, तो कह रहा है कि हार्मोनल और निरोधन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, गर्भ निरोधन की इस विधि में स्त्री द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर युग्मज के निर्माण तथा गर्भधारण को रोका जाता है। इस गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा तथा एस्ट्रोजन की कम मात्रा के कारण पीयूष ग्रंथि से FSH तथा LH का स्रावन बहुत घट जाता है, जिससे अंडाशय निष्क्रिय हो जाता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर माला D नाम से गोलियां मुफ्त में उपलब्ध है। यह प्रतिदिन सुबह आर्तचक्र के प्रथम 3 दिन में अगले कई दिन तक नियमित रूप से ली जाती है और आर्तचक्र के अंतिम 7 दिनों में गोलियों को छोड़ दिया जाता है ताकि ऋतुस्राव प्रारंभ हो। आजकल प्रोजेस्टेरॉन के समान
और पदार्थ डिपो-प्रोब्रा के इंजेक्शन द्वारा भी गर्भ निरोधन की क्रिया को इंजेक्शन 3 माह से में एक बार लगा दिया जाता है। हालांकि देखिए कुछ और बातें हैं। प्रोजेस्टेरॉन के महीने नार प्लांट संपुटो अंतरोप को शल्य चिकित्सा द्वारा त्वचा के नीचे आरोपित करके जो अगले 5 वर्षों के लिए गर्भ निरोधक का कार्य करती है। इनका अतिरिक्त प्रोजेस्टेरोन भी आप बता सकते हैं। अच्छा देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कहता है कि IUD क्या है, परिवार नियोजन में शिक्षा किस प्रकार उपयोगी है। तो तांबा आयन ये सब आपके होते हैं। इसके द्वारा जो होता है बस इतना जानिएगा कि जो गर्भ होता है वो गर्भ को रोका जाता है। गर्भ जो स्त्री होती है जल्दी से गर्भ धारण नहीं करती है, उसके गर्भ को रोका जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं अंतर्गर्भाशय यंत्र आपका होता है। इसका प्रयोग जो स्त्री होती है अपनी योनि में करती है, जिससे जो पुरुष का शुक्राणु होते हैं उसके अंडाणु में से प्रवेश नहीं करते हैं और फिर वह स्त्री गर्भवती नहीं होती है। ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, कह रहा है कि क्या क्वेश्चन आपका है कि क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्याय उचित है, कारण बताइए। जो हम लोग गर्भ निरोधक का प्रयोग करते हैं क्या निश्चित है? तो आपका उत्तर होगा हाँ। विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या से पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ रहा है। जिन देशों की जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे खाद्य, कपड़ा, मकान आदि का अभाव हो रहा है। अतः सरकारों पर दबाव बना हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण रखी जाए। इस समस्या के निपटने के लिए सरकार परिवारों को छोटा रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए उन्हें गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। उसके बाद आगे आपका दिखा रहा है इसमें कि सरकार पोस्टर या ऑडियो विजुअल के द्वारा ऐसे गर्भ निरोधक तरीके अपनाने को सलाह देती है जो आसानी से उपलब्ध हो तथा जिनका कोई नुकसान नहीं होता हो। ये गर्भ निरोधक साधन परंपरागत टीका, मुंह से लेने वाले औषधि का यंत्रोपण हो सकता है, जिनके उपयोग से जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के साथ साथ पर्यावरण को भी शुद्ध संतुलित रखा जा सकता है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को कम करने का भी तरीका होता है। आपका बता सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका 8 है। कहता है कि शुक्र वाहिनी उच्छेदन तथा डिम्ब वाहिनी उच्छेदन को चित्र द्वारा प्रदर्शित करिए। अच्छा देखो, ये जो होते हैं ये स्त्री के जो होता है बंध्यावरण का मतलब होता है कि कोई स्त्री है जब वो गर्भ धारण नहीं करती है या जब वो बच्चा उत्पन्न नहीं करती है तो उसी को हम लोग कहते हैं बंध्या आवरण। देखिए बच्चों, ये स्त्री और पुरुष दोनों के कमी के कारण हो सकता है, इसलिए किसी एक को ठहराना कि तुम्हारे गलती से नहीं हो रहा है न्याय उचित नहीं। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर एक बार लेसन नंबर जो 4 है, जिसका वीडियो नंबर 2 है, बायोलॉजी क्लास 12 है। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं परिवार नियोजन की आवश्यकता, क्यों आखिर परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है इसके बारे में। देखिए हमें परिवार नियोजन को अपने जीवन में क्यों अपनाना चाहिए इसके बारे में पहले आपकी बात है छोटा परिवार सुखी परिवार। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक परिवार में माता पिता को अपने बच्चों का लालन पालन करना होता है, अर्थात बच्चों के लिए उचित भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्रों आदि आराध्य उपयोगिता की व्यवस्था करनी पड़ती है। माता पिता ये कार्य अपनी आय के अनुसार एक निश्चित सीमा में ही कर पाते हैं। यदि परिवार बड़ा होगा तो बच्चों की सुविधाएं कम प्राप्त होगी तथा दंपति का स्वास्थ्य अधिक परिश्रम और चिंताओं के कारण बिगड़ने लगेगा। यदि परिवार छोटा होगा तो बच्चों की समुचित सुविधाएं उपलब्ध होंगी और परिवार स्वस्थ और सुखी भी होगा। तो ये भी है, छोटा परिवार अगर रहेगा तो सुखी परिवार भी रहता है। उसके बाद से दूसरा जो इसका व्यवस्था है कि परिवार पालन पोषण के प्रभाव, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। यह गुण व्यक्ति में आनुवांशिक एवं उपार्जित लक्षणों का योग होता है। व्यक्ति का विकास उसके पालन और पोषण पर निर्भर करता है। बड़े परिवार में निम्न स्तर के पालन पोषण के कारण बच्चों के जो व्यक्तित्व होते हैं, बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अतः उच्च स्तर के पालन पोषण तथा अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए छोटे परिवार की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार ने इस योजना के किफायत के लिए हम दो हमारे दो का नारा दिया है। इसका प्रचार सरकार ने सभी क्षेत्रों जैसे सड़कों, सिनेमा घरों, चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन आदि पर किया है, जिससे प्रत्येक परिवार में संतान उत्पत्ति की दर 2 संतानों तक ही सीमित हो जाए, ये व्यवस्था की हुई है। अच्छा उसके बाद से एक चीज़ और हम आप सभी को बताते हैं कि जनन नियंत्रण या परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियाँ क्या हैं। ठीक है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियाँ या गर्भ निरोधक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका अस्थायी गर्भ निरोधक विधि और दूसरा होता है अस्थायी गर्भ निरोधक विधि। तो पहले हम लोग देखते हैं अस्थायी गर्भ निरोधक विधि में पहला है रासायनिक विधियाँ।
इसमें रासायनिक विधियाँ बस इतना ज़्यादा तमाम प्रकार के केमिकल का यूज किया जाता है, दवाइयों का यूज किया जाता है, कुछ ऐसे यंत्र का यूज किए जाते हैं जिसके कारण जो परिवार होता है, जो बच्चा होता है, उसका उत्पत्ति जल्दी से नहीं हो पाता है। तो देखिए इसमें आपका दिखा रहा है शुक्राणुनाशक। तो देखिए बच्चों, शुक्राणुनाशक में आप कह सकते हैं कि इस पदार्थ को यौन संबंधी से पूर्व योनि मार्ग में रख दिया जाता है, जो शुक्राणुओं को नाश करके सगर्भता को रोकता है, जैसे नॉन ऑक्सीनाल 9। जेली और क्रीम, देखिए जेली एवं क्रीम ये रासायनिक गर्भ निरोधकों में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ये पदार्थ योनि तथा गर्भाशय के द्वार पर फैलकर उन्हें चिकना बना देता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में रुक नहीं पाता है। उसके बाद से आगे आप देखेंगे तो कहेंगे इसमें कि मिश्रित गोली या गर्भ निरोधक गोलियाँ ये सर्वाधिक प्रभावी और आसान विधि है। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाए जाते हैं। इन गोलियों के प्रभाव से FSH और LH का स्रावन नहीं होता है। ग्राफियन पुटिकाएँ परिपक्व नहीं होती है, इसलिए डिम्बोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है और बच्चा जो होता है वह नहीं ठहरता है। उसके बाद से रासायनिक के बाद जो हमारे पास दूसरा विधि है उसका नाम है यांत्रिक विधि। तो तनिक हम लोग देख लेते हैं कि यांत्रिक विधि में क्या होता है। देखो, आप कहेंगे कि परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियाँ निम्नलिखित है। पहला निरोध, जिसको आप कंडोम कहते हैं, ये सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है जिसका प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। मैथुन से पूर्व नर जननेंद्रियों पर एक आवरण निरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो गर्भाशय में वीर्य का संग्रह नहीं होने देता है, और फिर जो औरत होती है वह गर्भाशय धारण को नहीं करती है। उसके बाद से आगे आप देखेंगे तो फिर डायफ्राम या सर्विकल टोपी। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए, डायफ्राम को योनि में लगाया जाता है। योनि जो होता है स्त्री में पाया जाता है। जो स्त्री होती है वो डायफ्राम को योनि में लगाती है और स्त्री प्रजनन के बाद सुविधा अनुसार इस योनि से अलग कर सकती है। रबड़ की बनी टोपी को गर्भाशय की ग्रीवा पर रखकर अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। उसके बाद से गर्भ समापन, इसको हम लोग एबॉर्शन कहते हैं। भ्रूण के विकास से पहले ही गर्भ को गर्भाशय से निकाल देना गर्भ समापन कहता है। हमारे जो भ्रूण है, भ्रूण के विकास के पहले ही अगर इसको गर्भाशय से निकाल दिया जाता है तो इसी को हम लोग गर्भ समापन कहते हैं। उसके बाद से है अंतःगर्भाशयी युक्ति। आप कह सकते हैं कि IUD को गर्भाशयी गुहा में कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा स्थापित किया जाता है। ये युक्तियाँ शुक्राणुओं की क्रियाशीलता और निषेचन क्षमता को कम करके गर्भाशय के भ्रूण में रोपण हेतु अनुपयुक्त बनाती है, जैसे तांबा मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति, जैसे कॉपर टी तथा मल्टीलोर या हार्मोन्स मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति या हार्मोन्स मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करके अंडाणु और शुक्राणुओं को समेटने का कार्य भी करती है। उसके बाद से होता है अंतःरोपित क्षण। देखिए, यह भी एक प्रकार का जो बच्चा होता है उसको ठहरने से रोकता है। यह एक छोटा क्षणनुमा उपकरण है जिसे त्वचा के नीचे अंतरोपित कर दिया जाता है। यह संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन की सूक्ष्म मात्रा को शरीर में श्रावण करता है, जो गर्भाशय ग्रीवा से निकलने वाले श्लेष्मा को गाढ़ा और चिपचिपा बना देता है, जिससे शुक्राणु आसानी से गति नहीं कर पाते हैं और अंडाणु के साथ समेकित नहीं हो पाते हैं। उसके बाद से आगे आप देखेंगे इसमें जिसका नाम है अस्थायी विधियाँ। संतानोत्पत्ति की क्षमता को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। ये विधियाँ बंध्याकरण या नसबंदी कहलाती है। वहाँ देखो, जब संतान उत्पत्ति को रोका जा सकता है तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस विधि को हम लोग नसबंदी कहते हैं। देखिए, बंध्याकरण के लिए पुरुषों में शुक्र वाहिनिकाओं को अवरुद्ध किया जाता है। इस क्रिया में शुक्र वाहिनिकाओं को शल्य या शल्य की क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन के द्वारा काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं पहुंच पाते। इस क्रिया को हम लोग वैसेक्टॉमी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है यहाँ पर। वैसेक्टॉमी क्या होता है? बस जो शुक्राणु होते हैं, शुक्र वाहिकाएँ होती है जिससे वीर्य निकलते हैं, उसको काट करके जोड़ दिया जाता है, तो जिससे कि अब जो शुक्राणु होता है स्त्री के अंदर प्रवेश नहीं करता है। इसको हम लोग वैसेक्टॉमी कहते हैं। उसके बाद से कहता है स्त्रियों में फैलोपियन नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु निर्मित नहीं हो पाते हैं, किंतु ये फैलोपियन नलिका के आगे नहीं पहुँच पाते हैं। इस क्रिया को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। देख लेना बच्चों, ट्यूबेक्टॉमी जो होता है स्त्री में होता है। स्त्री के जो फैलोपियन नलिकाओं को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिलते हैं और जो स्त्री होती है गर्भ को धारण नहीं करती है। अच्छा बच्चों, एक और हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है? इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखो बच्चों, सहायक जनन प्रौद्योगिकी का इसका विभिन्न विधि कौन कौन से हैं? या बंध्य दंपति, बंध्य का मतलब होता है जिसका संतान नहीं हुआ है उसको संतान प्राप्त करने के लिए
कौन कौन से विधि का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके पास है सहायक जनन प्रौद्योगिकी असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक, या इसी को ART शॉर्टकट में कहता है। यह उत्कृष्ट तकनीक है जिसके द्वारा दंपति में वंध्यता का निवारण किया जाता है। यह तकनीक वंध्यता से पीड़ित दंपतियों के लिए आशा की किरण है। जब वंध्यता के कारणों को उपचार द्वारा ठीक करना संभव नहीं होता, तब इन विशेष तकनीक द्वारा संतान उत्पन्न करने में सहायता की जाती है। तकनीक सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो भाई देखिए, जब बच्चा किसी को नहीं हो रहा है और जो बच्चा विभिन्न प्रकार के विधि का प्रयोग करके कराया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अच्छा बच्चों देखो, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अनेक विधियाँ हैं। पहला अंतः पात्र निषेचन, अंतः पात्र निषेचन। अच्छा देखो क्या होता है ये तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिनमें गर्भधारण नहीं होता है। इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर नर के शुक्राणु से निषेचित प्रयोगशाला में ही किया जाता है। निषेचित अंडे के 32 कोशिकीय अवस्था में इस माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। गर्भावधि पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। ये तकनीक प्रखनील शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो बस ये क्या होता है कि एक आप भी कर लिए, इसमें जो स्त्री होते हैं उसके अंडाणु को और जो पुरुष होते हैं उसके शुक्राणु को इसके अंदर एंट्री करा देते हैं। फिर कुछ समय बाद जब इसकी पूरी जितने समय में बच्चा तैयार होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो एक जो स्त्री होती है एक समान बच्चे को जन्म देती है। आगे कह सकते हैं कि परपोषी मातृत्वा या सरोगेट माँ, इस विधि में भ्रूण को माता से निकालकर एक अन्य स्त्री धात्री माता में हस्तांतरित किया जाता है। धात्री माता में यह भ्रूण जन्म तथा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित होता है। तो पहला तो ये विधि था बच्चों। दूसरा आपका विधि है अंतः गर्भाशय शुक्राणु सेचन। अच्छा देखो, इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम होता है या शुक्राणु कम सक्रिय होता है। इस अवस्था में प्रयोगशाला में नर के वीर्य से शुक्राणु को पृथक कर कृत्रिम रूप से मादा को योनि या गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माने जो अंतः गर्भाशय शुक्राणु जो सेचन विधि है, इस विधि का प्रयोग उस समय करते हैं जिससे माने जिस स्त्री के पति के अंदर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, तो उसमें जो होता है अंतः गर्भाशय शुक्राणु सेचन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखो बच्चों, तीसरा आपका है अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की इस प्रक्रिया में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। यह तकनीक पुरुषों में शुक्राणुओं का अभाव, शुक्राणु या अंडाणु में प्रवेश करने की अक्षमता की बाह्य परत जोना पहले सूडा के भेदने में या असमान आकार के शुक्राणु जैसे स्थितियों में उपयोग में की जाती है। माने इसमें भी वही बात होती है कि जब कोई पुरुष है उसके शुक्राणुओं की संख्या कम है या शुक्राणु अंडाणु से निषेचित नहीं कर पाता है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है जिसको अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहता है। देखो युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। अच्छा देखो बच्चों, प्रयोगशाला में निषेचित किए गए युग्मनज को 24 घंटे के पश्चात या 8 कोर क्यूटी की अवस्था में मादा के अंडवाहिनियों में लेप्रोस्कोप द्वारा अग्रिम परिवर्धन के लिए स्थानांतरित किया जाता है। ये आपकी बात बता सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये पार्ट जो था, जो आपने देखा, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल इस वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर आपका सुनील सर स्वागत करते हैं एक बायोलॉजी के शानदार वीडियो, जिसका आज लेसन नंबर 4 का ये वीडियो नंबर 1 है, पार्ट 1 है। देखिए कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। माने प्रश्न आपसे निबंध में भी आ सकता है, बायोलॉजी में भी आ सकता है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, और आगे कहता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा नियंत्रण का वर्णन कीजिए। माने क्यों जनसंख्या में वृद्धि होती है, इसके क्या क्या कारण है और इसके नियंत्रण के बारे में हम लोग को बताना। देखो सबसे पहला बात इसमें है कि अगर आप पहले जानें कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट में कि प्राय मृत्यु दर में कमी और कभी कभी जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक तथा तीव्र विस्तार हो जाता है, तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाला यह वृद्धि उस स्थान विशेष की जलवायु, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उत्तम स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थ उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो जब मृत्यु दर बहुत कम हो जाए और जन्म दर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो आकस्मिक
जो जनसंख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसी को हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अच्छा चलो, ये तो समझ गए हम लोग। अब हम लोग समझने वाले हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है, कौन कौन से कारण है जिससे जनसंख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जिसमें पहला कारण आपका दिखा रहा है निम्न सामाजिक स्तर। देखो ये पहला कारण है। दूसरा आपका निरक्षरता है। फिर उसी तरह से सामाजिक रीति रिवाज है इस तरीके से। फिर कम आयु में शादी आपका है, मृत्यु दर में, ये सब आपके कारण हैं। तो देखो बच्चों, आप जनसंख्या की जब बात होती है तो प्रमुख कारण निम्न सामाजिक स्तर। आखिर ये निम्न सामाजिक स्तर होता कहाँ जा रहा है? देखिए, हमारे देश की जनता का रहन सहन का स्तर साधारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश जनता निर्धर हैं, जो इस बात पर यकीन करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करेंगे, अधिक धन कमाएंगे। अतः गरीब परिवार के लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सही बात है कि ग्रामीण लोग ये सोचते हैं कि जितने अधिक बच्चा रहेगा उतना ही अधिक पैसा वो क्या करेंगे, कमाएंगे। तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। अच्छा, दूसरा बात होता है निरक्षरता। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण निरक्षरता भी है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता निरक्षर है। निरक्षर माने बिना पढ़े लिखे हैं। इस कारण से अज्ञातवश अनवरत संतान उत्पत्ति होते रहती है, जिससे लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। अच्छा, सामाजिक रीति रिवाज भी आपका है। तो सामाजिक रीति रिवाज में कह सकते हैं कि हमारे देश में पुत्र पूर्ति का विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। परिवार में पुत्र का जन्म भी आवश्यक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही आगे चलता है। अतः पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर लोग अनचाहे ही कई संतानों को जन्म देते हैं। इससे भी जनसंख्या लगातार बढ़ता रहता है। तो सामाजिक रीति रिवाज भी है। अच्छा देखिए, अगला बता सकते हैं कि कम आय में विवाह। ग्रामीण और अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं और बहुत ही अधिक जनसंख्या बढ़ता है। अगर उम्र अधिक कर दिया जाए तो कम समय में कम बच्चे होंगे, उम्र अधिक होता है इसीलिए बच्चे की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। अच्छा, उसके बाद से एक और बात आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या के एक और कारण है मृत्यु दर में निरंतर कमी। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के फलस्वरूप अकाल, महामारी, कुपोषण से होने वाली अकाल मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन इसके विपरीत जन्म दर में बहुत अधिक कमी नहीं आ गई है। इसीलिए लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद से मान लो जनसंख्या तो बढ़ रही थी, अब हम लोग जनसंख्या विस्फोट का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के लिए पहला है परिवार नियोजन। देख रहे हैं आप, कई उपाय किए जा सकते हैं जनसंख्या को रोकने के लिए। जैसे पहला आपका है परिवार नियोजन। सन 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण हेतु सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है। 1951 में जो परिवार नियोजन है, इसका परिवार नियोजन का प्रारंभ किया गया था, जिससे जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कानूनी व्यवस्था। संविधान के 42वें संशोधन में संसद और विधान सभाओं की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इससे भी लोगों के ऊपर दंड देने के बाद जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और परिवार को सीमित करने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में वृद्धि की जाना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता फैले और लोग जनसंख्या को कम वृद्धि करें। उसके बाद से और बातें आपकी होती है आर्थिक स्थिति में सुधार। लोगों को योग्यता अनुसार रोजगार और व्यवस्था के अवसर मिलने चाहिए, जिससे परिवार के आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। यह भी जनसंख्या के एक प्रमुख कारण होता है। उसके बाद से यहाँ एक और आपकी बात होती है पांचवा, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। कह सकते हैं परिवार को सीमित रखने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे परिवार सीमित रखने के कार्यक्रम में लोगों की रुचि बढ़े, जैसे निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त इलाज की व्यवस्था इत्यादि। इससे भी जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है, जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है। तो ये सब जनसंख्या के रोकने का उपाय है। जनसंख्या को हम लोग किस तरीके से रोकेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और अगर कोई पूछता है
जनसंख्या के बारे में तो हम लोग इसको बता भी सकते हैं। उसके बाद से आप आगे कह सकते हैं कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बार बार कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट की परिणाम की विवेचना कीजिए। तो जनसंख्या विस्फोट अभी हम लोग देखे हैं, इससे क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है इसके बारे में देखेंगे। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला आपका है खाद्य आपूर्ति की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में खाद्य माने खाने वाले वस्तुएं आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में खाद्य सामग्री का उत्पादन कम होने के कारण लोगों को खाद्य सामग्री कम उपलब्ध हो रही है। सभी लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ये भी दूसरा आपका है शिक्षा की व्यवस्था। ये भी बता सकते हैं शिक्षा की व्यवस्था की समस्या। शिक्षण संस्थाओं की संख्या कम होने से बढ़ी हुई आबादी के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश मिलना कठिन हो गया है। विद्यालयों के कमरे, फर्नीचर और खेलने के लिए मैदान आदि बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास कम हो जाता है। उसके बाद से रोजगार की समस्या भी जनसंख्या विस्फोट से होता है। रोजगार की समस्या में हम लोग कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है। बेरोजगारी के कारण व्यक्तियों में अपराध की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। यह भी इसके एक कारण हो रहे हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा समस्या। देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के कारण सभी को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। उसके बाद से और भी परिणाम देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बहुत तेज़ गति से हो रहा है और दोहन हो रहा है, जिससे पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। साफ पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। उसके बाद से कह सकते हैं आवास की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों की उपयुक्त आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लोगों को झुग्गी झोपड़ियाँ फुटपाथों पर रहना पड़ रहा है। प्रदूषण वातावरण में रहने से अनेक बीमारियां भी हो रही हैं। तो इस तरीके से ये अगर पूछा जाता है तो इसके बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। देखिए, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार नियोजन के वैज्ञानिक विधियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। या परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है। जनन नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए, पहला बात है परिवार नियोजन की आवश्यकता है। छोटा परिवार सुखी परिवार निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। प्रत्येक परिवार में माता पिता को अपने बच्चों का लालन पालन करना होता है, अर्थात बच्चों के लिए उचित भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र आदि आधारीय उपयोगिता को व्यवस्था करनी पड़ती है। माता पिता यह कार्य अपनी आय के अनुसार एक निश्चित सीमा में ही कर पाते हैं। यदि परिवार बड़ा होगा तो बच्चों की सुविधाएं कम होगी तथा दंपति का स्वास्थ्य अधिक परिश्रम और चिंताओं के कारण बिगड़ने लगेगा। यदि परिवार छोटा होगा तो बच्चों की समुचित सुविधाएं उपलब्ध होगी और परिवार स्वास्थ्य और सुखी होगा। उसके बाद से पालन पोषण के प्रभाव। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। यह गुण व्यक्ति में आनुवंशिक और उपार्जित लक्षणों का योग होता है। व्यक्ति का विकास उसके पालन और पोषण पर निर्भर करता है। बड़े परिवार में निम्न स्तर के पालन पोषण के कारण बच्चों के जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अतः उच्च स्तर के पालन पोषण तथा अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए छोटे परिवार की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए हमारे दो का नारा दिया। इसका प्रचार सरकार ने सभी क्षेत्रों जैसे सड़कों, सिनेमाघरों, चलचित्रों, रेडियो, टेलीविजनों आदि पर किया है, जिससे प्रत्येक परिवार में संतान उत्पन्न की दर 2 संतानों तक ही सीमित रहे। उसके बाद से आप कह सकते हैं कि जनन नियंत्रण या परिवार नियोजन के वैज्ञानिक विधियाँ, जिसमें पहला आपका है अस्थायी गर्भनिरोधक विधियाँ। देखिए, अस्थायी गर्भनिरोधक विधि में पहला आपका है रासायनिक विधि। परिवार नियोजन की रासायनिक विधियाँ निम्नलिखित है। पहला आपका है शुक्राणुनाशक। देखिए, इस पदार्थ को यौन संबंधों से पूर्व योनि मार्ग में रख दिया जाता है, जो शुक्राणुओं को नाश करके सर्गर्भता को रोकता है, जैसे नॉन ऑक्सीनाल 9। तो ये माने जो होता है इसका यूज औरतें करती है। जो अपनी योनि होता है उस योनि के अंदर इसको रखती है। जब शुक्राणु निकल कर उसकी योनि में जाता है तो शुक्राणु को वह नष्ट कर देता है। इस प्रकार जो स्त्री होती है गर्भ को धारण नहीं करती है। उसके बाद से आगे कहता है जेली और क्रीम।
ये रासायनिक गर्भनिरोधकों में सबसे अधिक उपयुक्त होने वाला पदार्थ है। ये पदार्थ योनि तथा गर्भाशय के द्वार पर फैलकर उन्हें चिकना बना देता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में रुक नहीं पाता है। उसके बाद से देखिए मिश्रित गोली या गर्भ निरोधक गोलियाँ, ये सर्वाधिक प्रभावी और आसान विधि है। इनमें एस्ट्रोजन